जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल सेट नंबर 1। और आज के इस सेट में हम 25 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम के लिए क्या कहा गया है। पहला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है, तो दोस्तों ये एक प्रकार का एक AI या मशीन लर्निंग का एक फेज़ है, जिसमें हम किसी उपकरण को, किसी यंत्र को एक्सेस करते हैं इंटरनेट के द्वारा। तो जब किसी यंत्र को इंटरनेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो वो होता है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग। तो इंटरनेट ऑफ थिंग के द्वारा हम क्या करते हैं कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा को हम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये सब डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो इंटरनेट के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। तो IoT के बारे में अगर हम बात करें तो इसको सबसे पहले किसने बताया था। सही जवाब होगा आपका केविन एस्टन के द्वारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है। इंटरनेट के द्वारा किसी उपकरण को कंट्रोल करना, वो इंटरनेट ऑफ थिंग कहलाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया जॉन मैकार्थी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जॉन मैकार्थी कौन है, तो आप बताइएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका जनक है जॉन मैकार्थी। तो ये भी काफ़ी फेमस है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को भारत का पहला AICT बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों भारत का पहला AICT कहाँ बन रहा है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, लखनऊ में बन रहा है। लखनऊ, और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों मैं बता दूं, लखनऊ में ना एक रूमी दरवाज़ा है, रूमी दरवाज़ा जिसको तुर्की गेट भी कहा जाता है। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है, वो लखनऊ में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा भारत का पहला AICT कहाँ बना है, लखनऊ में। अगला प्रश्न क्या कहा गया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI में ट्यूरिंग टेस्ट का उद्देश्य क्या है। दोस्तों ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है, ट्यूरिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें ये जांच की जाती है कि कोई मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है या नहीं। तो इंसानों की तरह मशीन सोच सके या नहीं सोच सके, इसके बारे में टेस्ट किया जाता है ट्यूरिंग टेस्ट। तो ये भी बड़ा फेमस नवीन क्वेश्चन मैंने बनाया है ट्यूरिंग टेस्ट का बारे में, तो ये भी आप याद रखिएगा। यह जांचती है कि कोई मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है या नहीं। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में का जो प्रतीक चिन्ह है वो है जुड़वा मछली। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका जवाब होगा सिग्नेचर बिल्डिंग है, गोमती नगर लखनऊ में। तो सिग्नेचर बिल्डिंग में इसका मुख्यालय है और ये लखनऊ में है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ, और यूपी का जो पुलिस का प्रतीक चिन्ह है वो है आपका 2 जुड़वा मछली। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो हाईएस्ट रैंक का अधिकारी होता है उसको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस में जो हाईएस्ट रैंक का अधिकारी वो होता है DGP। DGP के नीचे कौन सा होता है, तो होता है ADGP। ठीक है, उसके नीचे कौन होता है, फिर होता है IG, और फिर उसके नीचे तो DIG। तो ये भी आप इसी तरह से याद रखिएगा। और DIG के नीचे कौन होता है, तो DIG के नीचे होता है SSP। ठीक है दोस्तों, SSP। तो कभी क्वेश्चन आए कि किसी राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन सा है, तो जवाब होगा DGP होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, पुलिस में GD अर्थात जनरल डायरी का रखरखाव किस पुलिस अधिकारी की मुख्य जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, पुलिस थानों में जो GD रखी जाती है वो हेड कांस्टेबल रखता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, हेड कांस्टेबल। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो वर्तमान में अपने औद्योगिक पतन के लिए चर्चा में रहता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं उत्तर भारत का मैनचेस्टर, आंसर होगा ऑप्शन बी, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कानपुर जो है ना, मैं इसके बारे में बता दूं, इसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी वो कानपुर है, और कानपुर गंगा नदी के किनारे है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कानपुर में ना एक हवाई अड्डा भी है, चकेरी। तो चकेरी हवाई अड्डा ये कहाँ पर है,
ये कानपुर में है। ठीक है दोस्तों, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, क्लियर, याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कानपुर में ना एक मंदिर बड़ा फेमस है, भीतर गाँव। तो भीतर गाँव मंदिर ये गुप्तकालीन मंदिर है और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पूरा मंदिर ईंटों से बना है। ठीक है दोस्तों, ईंटों से। किस काल में बना था? तो गुप्त काल में। तो ये भी आप याद रखिएगा, गुप्तकालीन भीतर गाँव मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों क्या कानपुर में कोई कृषि विश्वविद्यालय है? तो आप बताएंगे चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो वो कानपुर में है, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर, आंसर होगा ऑप्शन बी, कानपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, बखीरा पक्षी विहार ये किस जिले में है? तो बखीरा पक्षी विहार एक रामसर साइट है और ये कहाँ पर है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, संत कबीर नगर जिले में बखीरा पक्षी विहार है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि संत कबीर नगर जिला कब बना था? तो 5 सितंबर 1997 को इसकी स्थापना की गई और ये 2 जिलों से कट के बना था, बस्ती और दूसरा सिद्धार्थनगर। तो सिद्धार्थनगर और बस्ती जिलों के कुछ गाँव को शामिल करके एक नया जिला बनाया गया था 1997 में, जिसका नाम था संत कबीर नगर। बस्ती के 131 गांव काटे गए थे और सिद्धार्थनगर जिले के 161 गांव को काटा गया था, तब जाके संत कबीर नगर बना था। और दोस्तों ये सन जरूर याद रखना, 1997 में संत कबीर नगर जो जिला है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पर? तो खलीलाबाद में है, खलीलाबाद। ये भी आपको पूछा जाता है तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। दोस्तों क्या संत कबीर नगर जिले में कोई प्रसिद्ध मेला लगता है? हाँ, वो लगता है मगहर मेला। तो मगहर मेला हर साल जो लगता है वो आपका 14 जनवरी को लगता है, मकर संक्रांति पर। और मगहर में ना संत कबीर की डेथ हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। 1518 ईस्वी में संत कबीर ने अपने प्राण कहाँ पर त्यागे? तो मगहर में। और मगहर कहाँ पर है? संत कबीर नगर जिले में। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। हमसे पूछा गया था बखीरा पक्षी विहार, आंसर होगा ऑप्शन ए, संत कबीर नगर जिला। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में एक जिला और एक उत्पाद योजना के तहत मूंज कहाँ का चुना गया है? तो जवाब होगा प्रयागराज, अमेठी और सुल्तानपुर। उपरोक्त में से सभी जिले मूंज उत्पाद के लिए चिन्हित किए गए हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक जिला एक उत्पाद योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी। ठीक है, 2018। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो एक जिला एक उत्पाद योजना का मॉडल है ना, वो जापान से लिया गया है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से जो पारंपरिक उत्पाद है उनकी मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है, जिससे लोकल लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो, उसके लिए ये योजना शुरू की गई थी। तो ये जरूर याद रखना, 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न, सोशल मीडिया पर डीप फेक तकनीक का आधार क्या है? दोस्तों डीप फेक के बारे में मैं बता दूं आपको। डीप फेक क्या होता है कि एक मशीन लर्निंग टूल्स है एक तरीके से, जिसमें हम क्या करेंगे कि हम किसी वीडियो को, किसी ऑडियो को या किसी रिकॉर्डिंग को क्या कर देते हैं, हम एडिट कर देते हैं, है ना, एडिट कर देते हैं। तो वो क्या है कि डीप फेक जो है ना, वो जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क पर आधारित होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन बी। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये आपके फ़ोटो को इस तरह से एडिट कर सकता है कि आप सही गलत में अंतर नहीं कर पाएंगे। तो डीप फेक जो है वो जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क पर कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? लिडार तकनीक का प्रयोग किस में किया जाता है? दोस्तों लिडार के बारे में मैं बात करूं, लिडार एक ऐसी रिमोट सेंसिंग तकनीक है जिसमें हम लेज़र बीम का उपयोग करते हैं। लेज़र आप सुने होंगे, लेज़र बीम का उपयोग करते हैं जिससे हम किसी वातावरण की सटीक दूरी और दूसरा उसकी गति का अंदाज़ा लगा सकें। तो इसमें क्या होता है कि लिडार में लेज़र बीम की सहायता से दूरी और साथ साथ गति का हम पता करते हैं। तो ये कहाँ पे होता है? ये सेल्फ ड्राइविंग कारों में होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। लिडार तकनीक सेल्फ ड्राइविंग कारों में उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? सोशल मीडिया पर शैडो बैनिंग क्या होता है? दोस्तों सोशल मीडिया पर शैडो बैनिंग का मतलब है कि किसी को आप ब्लॉक मत करो, लेकिन उसकी पोस्ट की विजिबिलिटी को आप कम कर दो। ठीक है, जैसे हाइड करना बोलते हैं ना, जैसे आप किसी चीज़ को हाइड कर देते हैं, जैसे आप स्टेटस को म्यूट कर देते हैं। आप ब्लॉक मत करो, म्यूट आप जब कर देंगे तो आपको जनरली उसके स्टेटस दिखना बंद हो जाएंगे, है ना। तो वही है शैडो बैनिंग, यूजर को ब्लॉक किए बिना उसकी विजिबिलिटी या दृश्यता को कम कर देना क्या कहलाता है? वो शैडो बैनिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो होता है ना वो आपने देखा होगा, आपने भी किसी को म्यूट किया होगा,
है ना। तो वो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, साइबर अपराध की दुनिया में रैंसमवेयर क्या होता है। दोस्तों रैंसमवेयर एक प्रकार का मेलवेयर है, एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस मान सकते हैं ना। तो एक प्रकार का जो होता है ना ये मेलवेयर है, और ये क्या काम करता है, ये आपकी किसी फाइल को लॉक कर देगा, और लॉक करने के बाद जब आप अनलॉक के लिए से कहेंगे तो ये आपसे डिमांड करेगा किसकी, पैसे की। तो रैंसमवेयर डाटा को लॉक करके उसे खोलने के लिए पैसे मांगता है। ठीक है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, डेटा को एनक्रिप्ट करके उसे खोलने के लिए फिरौती मांगना, ये रैंसमवेयर का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, चैट जीपीटी। दोस्तों बड़ा फेमस क्वेश्चन है, देखो चैट जीपीटी में प्रयुक्त जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों चैट जीपीटी में जो जीपीटी का पूर्ण रूप है वो क्या होता है, जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों अगर मैं बात करूं चैट जीपीटी की, तो ये एक एआई चैटबॉट है। ठीक है, एआई चैटबॉट है, और इसका निर्माता कौन है, तो इसका निर्माता एक कंपनी है जिसका नाम है ओपन एआई के द्वारा ये जो चैट जीपीटी बनाया गया है। चैट जीपीटी क्या है, तो मतलब पहले जानो चैटबॉट क्या होते हैं। तो चैटबॉट ना एक ऐसे मतलब टूल्स हैं जो इंसानों की तरह संवाद करने के लिए विकसित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आप टेक्स्ट के थ्रू, वॉइस के थ्रू, ठीक है, आप इनसे संवाद स्थापित कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी में जीपीटी की फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। और चैट जीपीटी किसने बनाया, ओपन एआई ने बनाया। देखो एक चैट जीपीटी और है जेमिनी। तो जेमिनी का भी क्वेश्चन आया कि जेमिनी चैट जीपीटी किसने बनाया है, तो वो है आपका गूगल का है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं भारत का पहला जनरेटिव एआई चैटबॉट का नाम क्या था, तो वह है माई शक्ति। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत का पहला जनरेटिव एआई चैटबॉट क्या है, माई शक्ति, और ये योटा डोटो सर्विस ने बनाया। योटा डोटा सर्विस ये भारत की कंपनी है। ठीक है, योटा डोटा सर्विस ने बनाया। हमसे पूछा गया था जीपीटी की फुल फॉर्म जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अगला प्रश्न क्या कहा गया, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये जरूर याद रखना। देखो ये तो भेजने के लिए है, तो अगर रिसीव करने के लिए क्वेश्चन आए कि रिसीव करने के कौन से प्रोटोकॉल हैं, तो ये रिसीव करने के दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक तो POP3 यानी कि POP3, और दूसरा आई मैप। तो ये भी आप याद रखना। रिसीव करने के कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, तो POP3 है और आई मैप है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यह अगर आपसे पूछा जाए कि ईमेल का जनक कौन है, तो वो है आपके रे टॉमलिंसन। ठीक है, रे टॉमलिंसन ये ईमेल के जनक माने जाते हैं। क्लियर दोस्तों जब भी हम ईमेल की बात करते हैं तो ईमेल में दो चीज़ें बड़ी फेमस होती हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लेता है। देखो ईमेल के ना दो पार्ट होते हैं। जैसे मेरी एक ईमेल मैं बताऊं, जैसे मैं लिखता हूँ RJ725, उसके बाद में मैंने लिखा @ और ये gmail.com। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो @ से पहले का जो भाग है ये होता है यूज़र नेम, और उसके बाद का तो ये क्या होता है, ये डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम। तो कभी क्वेश्चन आए कि एक ईमेल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो एक यूज़र नेम होता है और एक डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम बाद का होता है और यूज़र नेम पहले होता है। ठीक है, हमसे पूछा गया था ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, फिशिंग क्या होता है दोस्तों फिशिंग के बारे में बता दूं, एक प्रकार का साइबर क्राइम है। फिशिंग में क्या होता है कि जब आप किसी फेक मैसेज के द्वारा, फेक कॉल के द्वारा, या फेक वेब के कोई वेबसाइट के द्वारा आपकी संवेदनशील जानकारी चुरा ली जाए। मान लीजिए इसमें क्या होता है कि आपको एक फेक लिंक आया, कि आप साहब इस लिंक पे क्लिक करो, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको 1 किलो सोना जीतने का मौका मिलेगा। ठीक है, या आपको 1 करोड़ का कैश प्राइज़ मिलेगा इनाम के तौर पे। तो एक तरीके का ये साइबर क्राइम होता है, जब किसी व्यक्ति की कोई पर्सनल जानकारी चुराने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसको मेल करें, कोई फर्जी मेल करें, कोई फर्जी वेबसाइट का लिंक भेजें, या मैसेज करें उसको, या कॉल करें, तो वो क्या है, एक प्रकार का फिशिंग होता है। तो फिशिंग, और इसमें सबसे खास बात, ये जो मेल आता है वो दिखता बड़ा ओरिजिनल सा है। ये जो वेबसाइट का मतलब URL होगा वो बड़ा मतलब असली सा दिखेगा। तो आधिकारिक दिखने वाला लिंक जो संवेदनशील जानकारी या पासवर्ड चुरा लेता है वो फिशिंग होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न
क्या कहा गया दोस्तों, अगर मैं बात करूं फिशिंग, एक होता है आपका विशिंग। विशिंग विशिंग क्या होता है, तो जब किसी फ़ोन कॉल के द्वारा, ठीक है, फेक कॉल करके आप किसी व्यक्ति से उसकी पर्सनल जानकारी ठग लें, इसको बोलते हैं विशिंग। ठीक है, इसमें कॉल की जाती है। ठीक है, ये जरूर याद रखना। एक होता है स्मिशिंग। स्मिशिंग, तो स्मिशिंग क्या होता है, जब आप किसी फर्जी एसएमएस के द्वारा किसी की जानकारी चुराएंगे तो उसको स्मिशिंग कहा जाता है। ठीक है, हमसे फिशिंग पूछा गया तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन का मुख्यालय कहाँ है, आंसर होगा ऑप्शन बी लखनऊ में साइबर पुलिस स्टेशन है। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए भारत में साइबर हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, तो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है आपका 1930। ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, यूपी कोप ऐप का मुख्यालय सॉरी मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों यूपी के कोप ऐप जो है ना, अगर आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र जैसे बनवाना चाहते हो तो इसमें 50 रुपये की फ़ीस कटती है, और इसमें आपको ईजिली अपनी एफआईआर की जानकारी मिल सकती है, और अपना जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको मिल सकता है 50 रुपये में। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, यूपी कॉप। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी लखनऊ में सरोजनी नगर में फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट बना था 2021 में। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, लाईफाई लाईफाई तकनीक जो इंटरनेट से संबंधित है किस माध्यम का उपयोग करती है। दोस्तों लाईफाई की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये दृश्य प्रकाश का उपयोग करती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। लाईफाई में क्या होता है दोस्तों, दोस्तों अगर मैं बात करूं लाईफाई की, तो लाईफाई में हम दृश्य प्रकाश की सहायता से डाटा को संचालित करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, विजिबिलिटी के द्वारा, विजिबल लाइट के द्वारा हम डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, सूरत विभाजन के बाद निर्वासन से लौटने पर बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग का विलय एक संगठन में किस वर्ष किया था। तो दोस्तों होम रूल लीग जो हुई थी वो 1916 में शुरू हुई थी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि तिलक ने जो होम रूल बनाई उसका मुख्यालय कहाँ पर था, वह पुणे में, और एनी बेसेंट की होम रूल लीग का मुख्यालय चेन्नई में अडियार नामक स्थान पर था। होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था, अंग्रेजी शासन को जड़ से उखाड़ना और भारत में स्वयं शासन को लाना। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तिलक ने होम रूल लीग कहाँ शुरू की थी, पुणे में, और एनी बेसेंट ने अडियार में 1916। दोस्तों क्या आप मुझे एनी बेसेंट की कोई पत्रिका या समाचार पत्र बता सकते हैं। हाँ, कॉमन बिल, कॉमन बिल एनी बेसेंट का पत्र है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मुद्रा जनित मंदी अर्थात स्टैगफ्लेशन की स्थिति में अर्थव्यवस्था में क्या घटित होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, देखो स्टैगफ्लेशन के बारे में बता दूं, तो जब किसी अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी हो जाए, विकास दर, आर्थिक विकास दर क्या हो जाए, धीमी, बिल्कुल धीमी हो जाए, स्लो हो जाए, साथ साथ उच्च बेरोजगारी हो, उच्च बेरोजगारी, और तीसरा क्या होगा, उच्च बेरोजगारी और उच्च महंगाई, उच्च महंगाई। तो अर्थव्यवस्था में एक ऐसा मतलब हम कह सकते हैं ऐसा समय जब आर्थिक विकास की दर कम हो जाए या धीमी हो जाए, उच्च बेरोजगारी हो और उच्च महंगाई हो, तो इसको हम बोलेंगे मुद्रा जनित इस मंदी। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों, याद है क्या, मुद्रास्फीति होता है महंगाई, तो महंगाई चरम पे पहुंच जाती है, साथ साथ बेरोजगारी बहुत अच्छे से बढ़ जाती है, और दूसरा आर्थिक विकास की दर कम हो जाती है। और ये स्थिति आज के टाइम पे भारत की अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है, क्योंकि बेरोजगारी आप देख रहे होंगे लगातार बढ़ रही है, महंगाई लगातार आसमान छू रही है, और आर्थिक विकास की दर हमारी रुकी हुई है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, नेलांग घाटी जिसे उत्तर का लद्दाख कहा जाता है किस राज्य में है। तो दोस्तों नेलांग घाटी, इसको उत्तराखंड का लद्दाख कहा गया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, और ये गंगोत्री के पास में है। गंगोत्री वो जगह है जहाँ से गंगा निकलती है, तो गंगोत्री के पास में नेलांग घाटी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों उत्तराखंड में ना एक बुग्याल मिलते हैं, बुग्याल, तो कभी क्वेश्चन आए कि बुग्याल घास के टीले कहाँ मिलते हैं, आंसर होगा उत्तराखंड में मिलते हैं, और ये पर्वतीय घास के मैदान होते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। दोस्तों भारत में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, और मैं आपको बता दूं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये जो मौलिक कर्तव्य थे ये ऐड किए गए थे। और मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए, तो सोवियत संघ के द्वारा हमने ये इनको अडॉप्ट किया था 1976
में ये हुआ था, तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय जो है वो आपका फ्रांस के लियोन शहर में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और इसमें कहा गया था कि भारत में इसका प्रतिनिधित्व कौन सी संस्था करती है, तो दोस्तों भारत में सीबीआई इसका प्रतिनिधित्व करती है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ, जब बात हो रही है इंटरपोल की, तो मैं आपको ना 3 खुफिया एजेंसी बताता हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। एक मोसाद बड़ी फेमस है, इजराइल की है, इजराइल की मोसाद। और दूसरा ब्रिटेन, ब्रिटेन की कौन सी है, MI6, MI6। तो ये भी आपके एग्जाम में आ जाती है कि MI6 जो है। और एक और आप ये नाइचो, तो जापान की खुफिया एजेंसी है नाइचो। तो ये 2-3 खुफिया एजेंसी हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, मोसाद तो कई बार आपके एग्जाम में आ चुकी है। मोसाद खुफिया एजेंसी इजराइल की, ब्रिटेन की MI6 और नाइचो जापान की। इंटरपोल का मुख्यालय पूछा गया था, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश या राजस्थान के किस शहर में है, तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जवाब होगा जोधपुर में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बागवानी को हम क्या बोलते हैं, बागवानी को हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया, प्रसिद्ध डेविस कप का संबंध किस खेल से, तो डेविस कप लॉन टेनिस में होता है और इसकी शुरुआत वर्ष 1900 में हुई थी। ठीक है, 1900 में डेविस कप की शुरुआत हुई। याद रखना, टेबल टेनिस का नाम है पिंग पोंग, पिंग पोंग। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, अगले प्रश्न में कहा गया विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो हर साल विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून का होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, 20 जून। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा है 29 जून। तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब होता है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये 20 जून को होता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, पोंग बांध जिसे महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहा जाता है, ये किस नदी पर है, तो पोंग बांध आपका कहाँ पर है, तो यह है आपका ब्यास नदी पर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है, कांगड़ा, कांगड़ा हिमाचल में है। तो यह है आपका पोंग डैम। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है सतलज नदी, तो सतलज नदी जो है ना ये कहाँ से निकलती है, तो राकस से निकलती है। राकस तिब्बत में मानसरोवर क्षेत्र में है। और ये भारत में सिपकिला दर्रे के सहारे प्रवेश पाती है, सिपकिला दर्रा। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, तो दास कैपिटल लिखी है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका एडम स्मिथ, तो एडम स्मिथ की सबसे फेमस किताब है वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और अभी मैंने आज आपको 27 क्वेश्चन कराए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको डेली के 35 क्वेश्चन यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कराऊँ। तो मेरी तबीयत अभी थोड़ी ख़राब चल रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू रखूँ। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तभी मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँगा। आप अच्छे से अच्छे इसको देखिए, अपने क्वेश्चनों को हल कीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे मॉर्निंग में स्टडी जीके के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।